तो बच्चों आज हम शुरू करते हैं फिजिकल साइंस एंड एनवायरनमेंट क्लास 10 का दूसरा चैप्टर। आज के चैप्टर का नाम है बिहेवियर ऑफ गैसेस और आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड बॉयल्स लॉ। हम अपनी चारों तरफ जिन चीज़ों को भी देखते हैं वो तीन शक्लों में पाई जाती है, या तो वो ठोस शक्ल में पाई जाती है, या रकीक शक्ल में पाई जाती है, या वो गैसीय शक्ल में पाई जाती है। मिसाल के तौर पर टोपी, पेंसिल, स्केटबोर्ड, टेबल वगैरह, ये तमाम के तमाम चीज़ें जो आप तस्वीर में देख रही हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें ठोस शक्ल में पाई जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मिल्क यानी दूध, कोल्ड ड्रिंक, हॉट चॉकलेट या चाय, सोप, सूप वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है रकीक हालत में पाई जाती हैं। जबकि इस तरफ हम देख सकते हैं कि ये बलून में भरा एयर या हॉट एयर बलून्स या तूफान या हवा, तेज़ हवा या स्त्री से निकलने वाली भाप, ये तमाम के तमाम चीज़ें गैसी हालत में पाई जाती हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो तमाम चीज़ें तीन शक्ल में पाई जाती है, या तो ठोस की शक्ल में पाई जाती है, या तो रकीक की शक्ल में पाई जाती है, या तो गैसी हालत में पाई जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि ये चीज़ें इन तीन शक्लों में क्यों पाई जाती है। तो जवाब है इसका कि इन तीनों में साल्मो यानी मॉलिक्यूल्स की बनावट और सजावट की वजह से ये ठोस शक्ल में पाई जाती है, ये रकीक शक्ल में पाई जाती है और ये गैसी शक्ल में पाई जाती है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये तमाम चीज़ें तीन शक्लों में पाई जाती हैं। इस तस्वीर में आप ठोस चीज़ों में साल्मों की सजावट यानी मॉलिक्यूल्स की सजावट को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। इसकी वजह से एक दूसरे के बहुत करीब है और एक दूसरे के बहुत करीब होने की वजह से दो साल्मों के दरमियान जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। यही वजह है कि ठोस चीज़ की मुअय्यन शक्ल होती है और मुअय्यन हजम भी होती है। आइए अब चलते हैं रकीक की तरफ। आप देख सकते हैं रकीक के साल्मों का सजावट। रकीक के साल्मों की सजावट में दो साल्मों के दरमियान जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ठोस के मुकाबले में ज़्यादा है, जिसकी वजह से साल्मे आज़ादाना तौर पर हरकत करते नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे से गैप ज़्यादा होने की वजह से, स्पेस ज़्यादा होने की वजह से दो साल्मों के दरमियान जो फोर्स है, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से रकीक की मुअय्यन शक्ल तो नहीं होती है लेकिन मुअय्यन हजम ज़रूर होती है। अब आइए देखते हैं कि गैस के साल्मा किस तरह से हरकत करते हैं। आप देख सकते हैं गैस के दो साल्मों के दरमियान जो स्पेस है यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, यानी रकीक और ठोस के मुकाबले गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली तौर पर इधर उधर हरकत करते रहते हैं और यही वजह है कि गैस के ना मुअय्यन शक्ल होती है ना मुअय्यन हजम होती है। लेकिन आप ये चीज़ यहाँ गौर करेंगे कि ठोस के मॉलिक्यूल्स हो या रकीक के मॉलिक्यूल्स हो या गैस के मॉलिक्यूल्स हो, तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स हरकत करते रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ठोस के मॉलिक्यूल्स की हरकत बहुत कम होती है, जबकि रकीक के मॉलिक्यूल्स की हरकत ठोस के मुकाबले में ज़्यादा होती है, और जबकि गैसों के मॉलिक्यूल्स की हरकत बहुत ज़्यादा होती है और ये रैंडमली तौर पर इधर से इधर हरकत करते रहते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग ना ठोस के बारे में पढ़ेंगे ना रकीक के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ गैसों के बारे में पढ़ेंगे। गैस से रिलेटेड जितने भी लॉज या कुलियाज है, जैसे पॉइस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ वगैरह वगैरह। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब आप समझने की कोशिश करते हैं गैस का दबाव यानी प्रेशर ऑफ ए गैस किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं किसी भी बर्तन में रखे हुए साल्मा, गैसों के साल्मा यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, आप रैंडमली तौर पर इधर उधर हरकत करते रहते हैं। इस हरकत के दौरान कभी वो आपस में टकराते हैं या कभी वो जिस बर्तन में रखे हुए हैं उसके दीवार से टकराते हैं। तो जिस फोर्स से वो बर्तन के दीवार पर टकराते हैं, उसी फोर्स को हम इकाई रुपये पे पड़ने वाली उसी फोर्स का नाम प्रेशर है, यानी प्रेशर ऑफ द गैस जिसे कह सकते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। इसकी मिसाल आप इस पेंसिल को देखकर समझ सकते हैं कि पेंसिल के दोनों तरफ मैंने दो उंगली रखी हैं। एक तरफ का पेंसिल का नोक का एरिया कम है और दूसरी तरफ पेंसिल के
इस तरफ का एरिया ज़्यादा है, तो अगर हम बराबर फोर्स से दोनों उंगली को दबाने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि जिस जिस जगह पेंसिल का एरिया कम है वहाँ पर हमें ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है, और जिस जगह पेंसिल के एरिया ज़्यादा है वहाँ पर हमें कम प्रेशर महसूस हो रहा है। तो इससे साबित होता है कि जहाँ पर एरिया कम होता है वहाँ प्रेशर ज़्यादा महसूस होता है, और जहाँ पर एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रेशर कम महसूस होता है। अब सवाल होता है कि प्रेशर का यूनिट यानी कि इकाई क्या होता है। तो प्रेशर की इकाई को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं एसआई सिस्टम में, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा प्रेशर की और भी बहुत सारी इकाइयां हैं। इनमें से एक इकाई 1 एटमॉस्फेयर है। ये 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये भी प्रेशर की एक इकाई है। और 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये भी एक प्रेशर की इकाई है। इसके अलावा 760 mm ऑफ मरकरी ये बराबर होता है 760 टोर। ये भी प्रेशर की एक इकाई है। ये तमाम के तमाम जो है प्रेशर की इकाइयां हैं जो हमें याद रखना होगा, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमें एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करने में आसानी हो। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं वॉल्यूम ऑफ ए गैस यानी गैसों का हजम किसे कहते हैं। तो इसकी तारीफ यूं है कि गैस की कीमियत मास अपने मॉलिक्यूल्स के जरिए जितनी जगह घेरती है वही इस गैस का हजम कहलाता है। जिस बर्तन में गैस रखी जाती है तो गैस इस बर्तन के अंदरूनी हिस्से को मुकम्मल तौर पर घेर लेती है, यानी कि बर्तन का जो हजम होता है वही हजम गैस का हो जाता है। इसकी मिसाल आप यहाँ पर ये तस्वीर को देख के समझ सकते हैं कि पहले अगर एक बर्तन का वॉल्यूम ज़्यादा हो तो गैस का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, लेकिन जो हम बर्तन को दबाकर उसका हजम को कम करते जाएंगे गैस का हजम भी कम होता चला जाएगा। अब सवाल होता है कि गैस की हजम का इकाई क्या क्या होता है। तो गैस हजम की इकाई एसआई निज़ाम में क्यूबिक मीटर होती है, जबकि सीजीएस सिस्टम में इसकी इकाई क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सीसी होती है। और आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में तब्दील करने का टेबल भी याद होना चाहिए, यानी एक में क्यूबिक मीटर बराबर होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब के, और जो बराबर होता है 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के, जो बराबर होता है 10⁻³ लीटर के। यानी 1 लीटर बराबर होता है 1000 यानी 10⁻³ ml के, वो बराबर होता है 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर के, और वो बराबर होता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर के। आइए आप समझने की कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने से गैसों के हजम पर क्या असर पड़ती है। आप इन थर्मामीटर को देख सकते हैं कि पहले थर्मामीटर का दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, दूसरे का 20 डिग्री सेंटीग्रेड और तीसरे का तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे थर्मामीटर का दर्जा हरारत बढ़ रहा है वैसे वैसे गैसों का हजम भी बढ़ रहा है, यानी कि गैस के दर्जा हरारत के बढ़ाने से गैस की हजम बढ़ जाती है। और अगर हम कहेंगे गैस के दर्जात को घटाने से क्या होता है, तो गैस के दर्जात को घटाने से गैसों का हजम यानी वॉल्यूम कम हो जाता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ रहा है तो गैसों के मॉलिक्यूल्स की हरकत में भी इजाफा हो रही है, यानी कि पहले जब दर्जा हरारत कम होने की वजह से गैसों में के मॉलिक्यूल में हरकत कम थी, जैसे मैंने दर्जा हरारत को बढ़ाया इस गैसों के मॉलिक्यूल की हरकत बढ़ गई। जब दर्जा हरारत को और बढ़ाया तो गैसों के मॉलिक्यूल की हरकत और तेज हो गई। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि गैसों के प्रेशर को चेंज करने से उस गैसों के हजम पर क्या असर पड़ता है। अगर हम गैस के दबाव को अगर बढ़ा देंगे तो गैसों का हजम कम हो जाएगा, और गैस के दबाव को अगर कम कर देंगे तो इसका हजम बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आप एक और तब्दीली देख सकते हैं कि जब गैस का दबाव ज़्यादा है तो इसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स में हरकत बहुत ही ज़्यादा होता है, जबकि अगर गैस का प्रेशर कम हो तो इसके मॉलिक्यूल्स की हरकत पहले की निस्बत कम हो जाती है। यानी जैसे ही प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम कम हो जाता है, और जैसे ही प्रेशर कम होता है वॉल्यूम बढ़ जाता है। इससे पहले कि हम बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ें, हमें ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इस निशान के जरिए दिखाया जाता है। इस निशान को प्रोपोर्शनलिटी का निशान कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने दिखाया कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x,
इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा y का वैल्यू भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे x का वैल्यू घटेगा y का वैल्यू भी घटेगा। इस वेरिएशन के साइन को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक इक्वल टू डालना होगा और एक k डालना होगा। k को कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या सिर्फ कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टेबल में दिखाया है कि x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे कि x का वैल्यू बढ़कर पहले 3 होता है तो y का वैल्यू 6 रहता है। जब x का वैल्यू 3 से बढ़कर 5 होता है तो y का वैल्यू 6 से बढ़कर 10 हो जाता है। वैसे जब y का वैल्यू x का वैल्यू 5 से 7 होता है, 7 से 9 होता है, तो y का वैल्यू भी 10 से 14 और 14 से 18 हो जाता है। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि हमेशा y और x का रेशियो मुअय्यन होता है, यानी फिक्स्ड होता है। आप देख सकते हैं कि 6 और 3 का रेशियो 2 है, 10 और 5 का रेशियो 2 है, 14 और 7 का रेशियो 2 है, 18 और 9 का रेशियो 2 है। यानी कि अगरचे एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, लेकिन दो चीज़ का रेशियो हमेशा सेम आ रहा है। इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से पास करता है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब ये होता है कि y का वैल्यू जैसे बढ़ेगा x का वैल्यू वैसे ही घट जाएगा, और y का वैल्यू अगर घटेगा तो x का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम इस निशान के जरिए लिखते हैं। y, इस साइन को बोलते हैं वेरिएशन का साइन, और लिखते हैं 1/x। 1/x का मतलब जब x बढ़ेगा तो y घटेगा, और जब x घटेगा तो y बढ़ेगा। अब इस वैरिएश के साइन को जब हटाते हैं तो यहाँ पर भी डालना पड़ता है वही इक्वल टू और k, जब k को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या सिर्फ कांस्टेंट। अब y और x को जब हम ज़रब दे देंगे तो यहाँ पर देखिए x इंटू वाई इक्वल टू k का मतलब होता है कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू घटेगा। आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू बढ़ रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, 6 से 8 हो रहा है। ठीक उसी तरह y का वैल्यू घट रहा है, 12 से 6, 6 से 4, 4 से 3। लेकिन इस घटने और बढ़ने के दौरान दोनों चीज़ का हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट जो है हमेशा सेम रहता है। यानी कि 2 इंटू 12 24, 4 इंटू 6 24, 6 इंटू 4 24, 8 इंटू 3 24। यानी कि आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दो चीज़ का रेशियो मुअय्यन होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में दो चीज़ का हासिल ज़रब मुअय्यन होता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ इस तरह देखने में होता है। आप ये इस नक्शे को देख सकते हैं, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर पैराबोला। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, बॉयस लॉ को शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं बॉयस लॉ, जिसे रॉबर्ट बॉयल्स ने दिया था। आइए हम बॉयल्स के कुलिया को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट्स ऑफ बॉयल्स लॉ। मुअय्यन दर्जा हरारत पर किसी गैस की दी हुई किमियत का हजम इसके दबाव के माकूस मुतनासिब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इंग्लिश में लिखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटेगा, और जैसे जैसे प्रेशर को घटाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। जिसे आप इस तस्वीर में आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, और प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए कि किसी भी गैस का हजम मुअय्यन दर्जा हरारत पर V है और उस गैस का प्रेशर P है, यानी दबाव P है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के तहत हम लिख सकते हैं V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अब इस वेरिएशन के साइन को आप जब हटाएंगे तो वहां पर एक इक्वल टू और एक k आ जाएगा, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इस p को अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा p इंटू वी इक्वल टू के। यानी p और v प्रेशर और वॉल्यूम का हासिल ज़रब बराबर होता है k के, कांस्टेंट होता है। यानी कि यहाँ से हम एक फॉर्मूला हमको मिल जाता है कि V1P1 इक्वल टू V2P2। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बॉयल्स में क्या क्या मुअय्यन है तो जवाब होगा बॉयल्स में दर्जा हरारत मुअय्यन है और गैस की कीमियत मुअय्यन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉ में लिखा है फिक्स्ड मास, यानी कि मास फिक्स्ड है मुअय्यन है। दूसरा क्या लिखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये दर्जा हरारत भी फिक्स्ड और मुअय्यन है। अब आइए बॉयल्स लॉ का ग्राफ। तो अगर बॉयल्स लॉ का ग्राफ आपको एग्जाम में ड्रॉ करने कहा जाए तो आपको इस तरह का एक ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ P लिखना है, यहाँ V लिखना है, और यहाँ पे इस तरह का एक लकीर दिखा देना है, जिसे रेक्टेंगुलर पैराबोला कहते हैं। आइए अब हम बॉयस लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यानी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ताकि बॉयस लॉ का कुलिया और अच्छे से समझ में आए।
क्वेश्चन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 750 सेंटीमीटर क्यूब at a pressure of 76 centimeter of mercury. If the pressure is decreased to 75 centimeter of mercury, what will be its volume? क्वेश्चन कह रहा है कि जब दर्जा हरारत मुअय्यन था तब एक सर्टेन मास ऑफ ए गैस का वॉल्यूम था 750 सेंटीमीटर क्यूब और उसका प्रेशर था 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। पहले जो प्रेशर दिया है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, इसको P1 बोलेंगे, और पहला जो हजम है वो 750 cc यानी सेंटीमीटर क्यूब है, इसको V1 बोलेंगे। यहाँ पर P1 और V1 को मैंने लिख दिया। अब कह रहा है इफ द प्रेशर इज डिक्रीज टू 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, प्रेशर को चेंज करके कितना कर दिया गया, 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कर दिया गया, यानी कि P1 पहले था 76, अब हम लिखेंगे P2 को चेंज कर दिया गया है 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, तो अब इसका वॉल्यूम यानी V2 कितना हो जाएगा, यानी फाइनल वॉल्यूम। तो अब हमको पता है कि बॉयल्स के लॉ के मुताबिक मुअय्यन दर्जा हरारत पर बॉयल्स का कुलिया क्या कहता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यहाँ पे P1 मुझे मालूम है 76, V1 मुझे मालूम है 750, अब P2 भी मुझे मालूम है 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो हमें V2 को कैलकुलेट करना होगा। तो V2 बराबर हो जाएगा, इसको P2 के इसके नीचे लेकर आएंगे तो P1 V1 बाई P2। अब सब की जगह में उसका वैल्यू को अगर पुट कर देते हैं तो ये 75 और ये 750 कट कर 10 आ जाएगा, 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 760 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है when the pressure of a gas is increased by 4 times the volume of the gas becomes 5 liter full stop. What was the initial volume of the gas if the temperature remained constant? बोल रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट था और शुरू में when the pressure of a gas is increased by 4 times, शुरू में जो भी प्रेशर था, मान लिया x या p कुछ भी था, उसको बढ़ाकर 4 टाइम्स कर दिया गया। अगर हम मान लेते हैं कि इनिशियल प्रेशर P1 P था तो फाइनल प्रेशर बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 4P, 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम 5 लीटर, तो उस वक्त वॉल्यूम भी कितना हो गया 5 लीटर, यानी V2 बन गया 5 लीटर। तो पूछ रहा है कि इनिशियल वॉल्यूम कितना था, यानी जब प्रेशर P था तब वॉल्यूम कितना था। आइए सॉल्व करते हैं। चूंकि दर्जा हरारत मुअय्यन है इसलिए बॉयल्स के कुलिया के मुताबिक हम लिख सकते हैं कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। हमें कैलकुलेट क्या करना है, इनिशियल वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। तो V1 क्या हो जाएगा P2 V2 और ये P1 इसके नीचे आ जाएगा। अब P2 V2 का सब और P1 का वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम देखते हैं कि P2 कितना है 4P है, P1 कितना था सिर्फ P था, और V2 कितना था 5 लीटर था। अब ये P और ये P कट जाएगा, कटने के बाद बचेगा ये 4 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20, तो 20 लीटर हो जाएगा आंसर। तो बच्चों आइए एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि ए सैंपल ऑफ एयर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 500 लीटर एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, यानी एक एयर का सैंपल है, हवा का सैंपल है जिसका जिसका हजम 500 लीटर है और उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, यानी कि P1 1 एटमॉस्फेयर, V1 500 लीटर। अब पूछ रहा है कि व्हाट एडिशनल प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम टू 200 लीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछ रहा है कि कितना मजीद उस गैस पर दबाव डाला जाए कि उसका हजम 500 लीटर से घटकर 200 लीटर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि पहला प्रेशर P1 जो है 1 एटमॉस्फेयर जिसे मैंने यहाँ लिख दिया, और पहला वॉल्यूम V1 जो है 500 लीटर इसे लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि वॉल्यूम घटकर कितना होगा 200 लीटर, तो V2 को मैंने 200 लीटर लिख दिया। और अब हम P2 यानी प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। तो बॉयल्स के कुलिया के मुताबिक क्या होगा V1 P1 इक्वल टू V2 P2। तो अगर हम मुझे यहाँ पे P2 को कैलकुलेट करना है तो P2 बराबर हो जाएगा P1 V1 और ये V2 को इसके नीचे लेके आएंगे तो हो जाएगा P1 V1 बाई V2। अब P1 का वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर यहाँ पुट कर दिया, V1 का वैल्यू 500 लीटर यहाँ पुट कर दिया, V2 का वैल्यू 200 लीटर यहाँ पुट कर दिया। अब ये 2 0 और ये 2 0 कट जाएगा, आ जाएगा 5 इंटू 1 5/2, 5/2 को अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी P2 आ गया 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि कितना एडिशनल प्रेशर लगेगा, कि मजीद कितना प्रेशर लगेगा। तो ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मौजूद है और चाहिए कितना हमें
2.5, तो मजीद कितना लगेगा, यानी कि 2.5 माइनस 1 यानी कि 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मजीद बढ़ा देंगे तो हमारा हजम जो है 500 लीटर से घटकर 200 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप YouTube पर जाकर फ्रासा एडुक्लॉट को सर्च करें और इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मजीद ये कि आप फ्रासा एडुक्लॉट को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करते रहें ताकि सब्जेक्ट से मुतल्लिक नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे।